हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव पर एक बार फिर आपके साथ हूँ ज्योमेट्री को लेकर। दोस्तों, अभी तक हमने ज्योमेट्री में सिमिलरिटी के बारे में बातें करी ना। अब तक हमने समरूपता के बारे में बातें करी। आज हम नया इसमें शुरू करेंगे इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर आपने सभी ने सुना होगा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, अंतः केंद्र कहते हैं हम लोग। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इन सेंटर के बारे में कि इन सेंटर क्या होता है, कैसा कैसा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो कुल 7-8 पॉइंट है जो आपको मेमोरी में रखना है। कुल 7-8 बातें ऐसी है जो आपको दिमाग में रखनी होगी। लेकिन इन सेंटर को हम शुरू करें, अंतः केंद्र को हम पढ़े, उससे पहले एक वर्ड को पढ़ना बहुत जरूरी है। वो जो वर्ड है, वो वर्ड कौन सा है दोस्तों? एंगल बाइसेक्टर। एक वर्ड होता है एंगल बाइसेक्टर। हम बोलेंगे यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर, या हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं? कोण समद्विभाजक। हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग कोण समद्विभाजक। हम इसको कोण समद्विभाजक कह दे, या कोण अर्धक भी इसको कह सकते हो। तो आज हम इन सेंटर पढ़े, उससे पहले सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, और इसके बारे में कुछ 2-3 बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो आप सब लोग ध्यान से सुनना पहले, फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। तो सब लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन इस तरीके से बना दी, एक लाइन, और एक मैंने इस तरीके से बना दी, ये दूसरी वाली लाइन। मैंने कहा इसको, ये जो बिंदु है यहाँ पर, इसको मैंने कह दिया ओ बिंदु। इसको मैंने कहा ओ से लेकर ए, ओ ए एक रे है यहाँ पर, तो हमने कहा ओ ए। और हमने कहा एक और हमने बना दिया यहाँ पर, मान लो इसको मैंने क्या बोला यहाँ पर, ओ, और क्या बोल दिया, बी, तो ये हुआ ओ बी। तो ध्यान रखो, ये जो एरो है और ये जो एरो है, इन दोनों एरो के बीच में एक स्लोप बन रहा है। ये जो स्लोप बनती है ये वाली, हम बोलेंगे ये जो है, इसको हम एंगल बोलेंगे यहाँ पर। तो आप इसको क्या कह सकते हो? आप इसको एंगल ए ओ बी कह सकते हो। हम बोलेंगे ये जो एंगल है, ये एंगल कौन सा हुआ? ए ओ, और कौन सा हुआ यहाँ पर? बी हो गया। या इसको क्या कह ले हम लोग? एंगल बी ओ ए कह लेते हैं। हमने बोला बी ओ, और क्या बोल दिया इसको? ए बोल दिया। या फिर हम इसको क्या बोल दे? एंगल ओ बोल दे। तीनों का मतलब एक ही है यहाँ पर। तो अब हम एंगल की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला एंगल ए ओ बी बोल लो, या फिर बी ओ ए बोल लो, या फिर सिर्फ एंगल ओ बोल लो, तो ये हमने एंगल बना दिया। ऐसी कोई भी लाइन जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, मेरी बात को, एक एक बात को ध्यान से सुनना, हर बात से क्वेश्चन बनेगा। हमने कहा ऐसी कोई भी लाइन जो किसी कंप्लीट एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। जैसे मान लीजिए मैं एक लाइन बनाता हूं इस तरीके से। हमने कहा ऐसी कोई भी लाइन जो किसी कंप्लीट एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो ये लाइन हमने एक और बना दी, इसको नाम क्या दे दिया हमने यहाँ पर? OC। तो हमने कहा कि ये जो रेड वाली लाइन है, ये इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। यदि ये पूरा 50 डिग्री है मान लो, तो ये 25-25 हो जाएगा। यदि ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये 30 और 30 हो जाएगा। यदि ये पूरा 80 डिग्री है, तो ये 40 एंड 40 हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी लाइन जो किसी कंप्लीट एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बाइसेक्टर। तो हमने कहा कि यदि ये एंगल मान लो थीटा है, यहाँ पर ये एंगल यदि थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये जो लाइन आपने बनाई है, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हम बोलेंगे ये क्या चीज है? एंगल बाइसेक्टर। तो इस वाली लाइन को हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर बोल दो, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कोण अर्धक, या कोण समद्विभाजक इसको कह दो। तो हमने कहा कोण समद्विभाजक। ये आपको समझ में आएगा तो आपको इन सेंटर समझ में आएगा। अदरवाइज कई लोग रटते हैं, इसको रटना नहीं है आपको, आपको समझना है। तो इन सेंटर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन जो किसी कंप्लीट एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। तो हमने कहा बताओ कौन है एंगल बाइसेक्टर? तो आप बोलेंगे OC जो है एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। हम बोलेंगे O से लेकर C जो है यहाँ पर, ये जो OC होगी ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी। यदि मैं आपसे बोलूं कि कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, तो आप बोलेंगे ये जो OC है ये एंगल AOB का बाइसेक्टर बोल लो, या एंगल BOC का BOA का बाइसेक्टर बोल लो, या एंगल O का बाइसेक्टर बोल लो। तो हम बोल देंगे ऐसी कोई भी लाइन जो किसी कंप्लीट एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। चलिए और आगे की बात करते हैं।
उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोण समद्विभाजक क्या होता है, या कोण अर्धक क्या होता है, या एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो ऐसी कोई भी लाइन जो किसी कंप्लीट एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। चलिए हम आगे की बात करते हैं, आगे ध्यान से सुनिएगा। आगे हम इसमें और कंटिन्यू करें इसको, तो आप ध्यान से एक एक बात को सुनना। मैंने बोला, मान लो कि ये एक लाइन बना दी हमने कहा ये एक लाइन इस तरीके से बना दी, इसको नाम कह देते हैं ओ, ये जो बिंदु है इसको नाम दे देते हैं ओ बिंदु, और हमने कहा कि ये जो है इसको हमने कह दिया ए, तो हमने कहा ओ से लेकर ए, ये बात हमने कर ली। एक और लाइन मैंने इस तरीके से बना दी, हमने कहा ओ से लेकर बी, इसको मैं बी नाम दे देता हूं, तो हमने कहा ओ से लेकर बी। इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है, पता नहीं कौन सा एंगल बन रहा है, 60 बन रहा है कि 80 बन रहा है कि 40 बन रहा है, लेकिन एक एंगल बन रहा है। आगे मैंने क्या करा, एक और लाइन मैंने ले ली, एक लाइन मैंने रेड कलर की इस तरीके से और ले ली। ये जो लाइन है यहाँ पर, ये क्या कर रही है, इस कंप्लीट एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। हमने कहा यदि ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, यहाँ पर थीटा होगा। तो आप बताइए जो रेड वाली लाइन है ये पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसलिए हम इस एंगल को, इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये जो लाइन आपने बनाई है इस लाइन को हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर, या हिंदी में बात करें, हिंदी में इसको बोलेंगे कोण समद्विभाजक या कोण अर्धक इसको कह सकते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर हमने ले लिया। अब इसके बाद की कहानी ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, आपको ये पता लग गया है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। ऐसी कोई भी लाइन जो किसी कंप्लीट एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, इस कोण समद्विभाजक के ऊपर कहीं पर भी जहां आपका मन करे वहां पर एक बिंदु ले लीजिए। एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए आप, लेकिन ध्यान रखना जो पॉइंट आप लेंगे वो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जहां आपका मन करे वहां पे एक बिंदु ले लो। तो मान लो मैंने एक बिंदु यहां पे ले लिया, एक बिंदु हमने इस जगह पे ले लिया, इस बिंदु को मैं नाम देता हूं ओ बिंदु। हमने क्या करा, एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लीजिए, तो हमने एक बिंदु ले लिया ओ बिंदु। अब इस बिंदु से क्या करो, एंगल बनाने वाली साइड्स पे परपेंडिकुलर डालिए। तो आप बताओ एंगल बनाने वाली साइड कौन कौन सी है, एक तो ओ ए और एक कौन सी यहाँ पर ओ बी। इसको और कुछ नाम दे दो, इसको आई नाम दे देते हैं हम लोग। ये जो बिंदु है इस बिंदु का नाम क्या है, यहाँ पर आई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, हमने ले लिया। अब उस बिंदु से क्या करिए, उस पॉइंट से क्या करिए, एंगल बनाने वाली साइड्स पे परपेंडिकुलर डालिए। कोण बनाने वाली भुजाओं पे आपको लंब डालना है। तो आप मुझे बताइए एंगल बनाने वाली साइड कौन कौन सी है, एक तो ओ ए और एक कौन सी यहाँ पर ओ बी। तो एक लंब तो ओ ए पे डाल दो और एक लंब ओ बी पे डाल दो। तो ये जो बिंदु आई है, इस आई से मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर डाल दिया ओ ए के ऊपर, एक लंब हमने डाल दिया इसके ऊपर। लंब डालने का मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए, यहाँ पर 90 होना चाहिए। तो हमने कहा ये 90 होगा और इसको मैंने एम नाम दे दिया। तो हमने इस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड पे एक लंब डाल दिया। उसी तरह मैंने क्या करा, इस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड पे इधर भी एक लंब डाल दो। तो इधर भी मैंने एक लंब इस तरीके से डाल दिया। लंब डालने का मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए दोस्तों, 90 होना चाहिए। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। इसको हम नाम क्या दे देते हैं, यहाँ पर एन नाम दे देते हैं। यहाँ से चीजों को ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताया कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन जो किसी कंप्लीट एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये जो रेड वाली लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है। फिर मैंने बोला एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लीजिए। तो हमने एक बिंदु यहाँ पे आई ले लिया। फिर क्या करिए, जो बिंदु आपने लिया है, जो पॉइंट आपने लिया है, उससे एंगल बनाने वाली साइड्स पे परपेंडिकुलर डालिए। तो हमने इस बिंदु आई से क्या करा, एंगल बनाने वाली साइड्स ओ ए और ओ बी पर हमने दो परपेंडिकुलर डाले। एक परपेंडिकुलर का नाम आई एम और दूसरे का क्या है यहाँ पर आई एन। अब इन दोनों को ध्यान से सुनना, इन दोनों डायग्राम को ध्यान से देखना। आप मुझे बताइए यदि ये एंगल थीटा है और ये 90 है तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। नीचे वाले में देखो यदि ये 90 है और ये थीटा है तो क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए। एक ट्राइंगल का नाम है ओ एन आई
तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, एक ट्राइंगल है यहाँ पर ओ एन और कौन है यहाँ पर आई। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ओ एम और आई। दूसरा ट्राइंगल है दोस्तों ओ एम और क्या है यहाँ पर आई। आप देख के बताइए क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सिमिलर। आप बोलेंगे जो 3 एंगल यहां पर है वही 3 एंगल यहां पर है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, दोनों ट्राइंगल समरूप हो गए। अब यहां सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी को काम में लीजिए। हमने आपको ये पढ़ाया था कि जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डेंट साइड का रेशियो बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आप देखिए यहाँ पर ओ एन जो होगा, ओ एन के करस्पॉन्डेंस कौन है, ओ एन के संगत कौन है, ओ एम। तो हमने कहा ओ एन और ओ एम में जो अनुपात होगा। आगे बात करें हम लोग एन आई के करस्पॉन्डेंस, तो हम बोलेंगे एन आई के करस्पॉन्डेंस कौन है, एम आई। तो एन आई और एम आई में जो अनुपात होगा। आगे बात करें ओ आई के करस्पॉन्डेंस, ओ आई के करस्पॉन्डेंस कौन है यहाँ पर, ओ आई। तो क्या ये तीनों अनुपात बराबर हो जाएंगे क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये बराबर हो जाएंगे सिमिलरिटी से। अब आप मुझे बताइए जब ये तीनों अनुपात बराबर है, ये बराबर ये बराबर ये, तो क्या ये दोनों भी बराबर है क्या, और आप बोलेंगे सर क्या ये दोनों भी बराबर है क्या, तो बिल्कुल बराबर होंगे। अब आप बताइए यहां से हम सोल्व करते हैं। जब आप यहां से सोल्व करेंगे तो ये कौन है, ओ एन अपॉन नीचे कौन है यहाँ पर, ओ एम। आगे बताइए बराबर ये ओ आई अपॉन ओ आई का मतलब यदि 5 है तो ये भी 5 है, तो 5/5 तो 1 होगा, तो हमने 1 कर दिया। यहां से क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि ओ एन की वैल्यू ओ एम के बराबर है। यहां से रिजल्ट निकल कर आया कि जो ओ एन है इसका मान ओ एम के बराबर है, ये जो ओ एन है ये ओ एम के बराबर है। यदि ये x होगा तो क्या ये भी x होगा क्या, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमने प्रूव करा है यहाँ पर। आगे बात करें हम लोग, यहां से सेकंड वाला केस देखिए, एन आई जो होगा, एन आई अपॉन नीचे कौन है यहाँ पर, एम आई। बताओ ये भी बराबर किसके होगा, इसके, और ये वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, एन आई बराबर क्या बनेगा यहाँ पर, एम आई। तो हम ये कह सकते हैं कि डाले गए लंब की लंबाई भी बराबर होगी, एन आई, ये एन आई बराबर क्या होगा, एम आई। तो आप मुझे बताइए यदि ये आर के बराबर है, मान लो ये आर है मान लो, तो क्या ये भी आर होगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये दोनों के दोनों भी क्या हो गए, बराबर हो गए। और ये चीज हमने प्रूव करी है, ध्यान रखना है यहाँ पर। इसका मतलब मैं कंक्लूजन यहां से बोल सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं यहाँ पर कि एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, यदि उस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो डाले गए दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। अब आप एक चीज सोचो, यदि मैं इस O को मान लू सेंटर और इस R को मैं मान लू रेडियस, और यदि मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, आप बताइए यदि मैं इतनी रेडियस इतना मैं चाप ले लूं अपना प्रोटेक्टर में, अपना जो प्रकार होता है जिसको हम इंग्लिश में प्रोटेक्टर कंपास कहते हैं, कंपास में यदि मैं इतनी बात कर लूं यहाँ पर प्रोटेक्टर में और इसको मैं ऐसे राउंड में घुमा दूं, यदि मैं आई को तो मान लू सेंटर और आर को मैं मान लू रेडियस, और यदि मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, तो आप मुझे बताइए क्या वो सर्कल ऐसे ही बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर वो सर्कल तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये बताइए ये जो सर्कल आपने बनाया है इसका सेंटर कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर सेंटर तो इसका आई है। मैंने कहा रेडियस क्या है, तो आप बोलेंगे कि रेडियस कितनी यहाँ पर आर है। अब ध्यान से देखना, इस चीज को आप समझने की कोशिश करना। ये हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। यदि मैं आपसे बोलूं इस सर्कल का सेंटर कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर सर्कल का सेंटर तो आई है, और मैंने कहा इसकी रेडियस कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर कि रेडियस इसकी क्या है यहाँ पर आर है। अब एक दो बात ध्यान से सुनना, ये वाली जो लाइन आ रही है इस सर्कल को टच करते हुए जा रही है, और ये जो लाइन है ये भी सर्कल को टच करते हुए जा रही है। तो हम बोलेंगे O से लेकर N ये इसकी एक टेंजेंट होगी, O से लेकर M ये भी इसकी एक टेंजेंट होगी। क्या ये दोनों की लेंथ बराबर है क्या, तो हाँ हमने प्रूव कर रखा है कि दोनों की लेंथ बराबर है। एक चीज तो अपनी मेमोरी में ये रखना कि यदि किसी भी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, यदि किसी भी सर्कल के बाहर कोई बिंदु है, तो उस बिंदु से सर्कल पे डाली गई जो टेंजेंट होती है, डाली गई जो स्पर्श रेखा होती है, उन दोनों की लेंथ क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। जैसे कि आपने देखा ON का वैल्यू, ON का वैल्यू और OM का वैल्यू दोनों बराबर है यहाँ पर। तो एक पॉइंट तो आपको ये दिमाग में रखना है कि सर्कल के बाहर यदि कहीं पर भी कोई बिंदु है तो उससे डाली गई टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। सेकंड बात आपको मेमोरी में ये रखनी है कि एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी आप कोई बिंदु ले लीजिए, उस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर होती है। ये दो पॉइंट आप दिमाग में रखना।
एक और चीज ध्यान से देखना, ये तो है रेडियस, ये तो है रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट। ये तो त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। आप देखिए रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। यहाँ पे भी देखिए आप कि ये तो क्या है, रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर 90 बन रहा है। ये इंसेंटर को समझने के लिए इन तीन बातों का समझना आपको बहुत जरूरी है। कौन कौन सी तीन बातें, नंबर 1 पहली बात, नंबर 2 दूसरी बात, नंबर 3 और तीसरी बात। पहली बात ये कि एंगल बाई सेक्टर के ऊपर आप कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, उस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पे डाले गए लंब की लंबाई बराबर होती है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, यदि सर्कल के बाहर कहीं पर भी कोई बिंदु है तो उससे डाली गई टेंजेंट की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। आप देख सकते हो O से लेकर N और O से लेकर M, यदि ये x है तो ये भी x होगी, दोनों के दोनों क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। नंबर 3, तीसरी मैं बात करता हूं, मैंने कहा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल क्या होता है दोस्तों, 90 होता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 हो रहा है, और ये चीज मैंने लिखवाई नहीं है, ये मैंने आपको समझाई है कि कैसे चीजें होती है। तो आपको एंगल बाइसेक्टर में तीन बातें समझना बेहद जरूरी है। पहली बात कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। एंगल बाइसेक्टर पे आप कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट से एंगल बनाने वाली साइड्स पे डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल होती है। नंबर 3, यदि सर्कल के बाहर कहीं पर भी कोई बिंदु है तो उससे दो टेंजेंट खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लेंथ क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। नंबर 3, तीसरा जो पॉइंट है कि रेडियस और टेंजेंट, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इन बातों को काम में लेते हुए हम लोग इन सेंटर को डिस्कस करेंगे। यदि ये बात आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गई हो तब हम इन सेंटर को अच्छे से समझ पाएंगे। इन सेंटर में टोटल 7 पॉइंट बनते हैं, और वो सातों पॉइंट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि उसके बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में इन सेंटर को लेकर नहीं बनेगा। लेकिन आपको मैं तीन बातें आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, मैं तीन बातें आपसे उम्मीद करता हूं कि तीन बातें आपको आ गई होगी। पहली बात कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। एंगल बाइसेक्टर पे आर्बिट्रेरी अपनी इच्छा से कहीं भी कोई बिंदु ले लीजिए, उस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पे डाला गया जो लंब होता है उसकी लंबाई बराबर होती है। पहली बात, रेडियस और टेंजेंट के बीच में, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में एंगल 90 होता है। सर्कल के बाहर यदि कहीं पर भी कोई बिंदु है, सर्कल के बाहर यदि कहीं पर भी कोई बिंदु है तो उससे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ध्यान से सुनना। यदि मैं आपको ऐसे बोलता, मैंने आपको कहा होता मान लो कि ABC एक ट्राइंगल है, आप जवाब देना क्वेश्चन का। यदि मैं आपसे ऐसे बोलूं कि ABC एक ट्राइंगल है, मैंने इस तरीके से एक ट्राइंगल आपको दे दिया, आप जवाब देना इस क्वेश्चन का। यदि मैं आपसे ऐसे पूछता कि A, इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया B, इसको मैंने नाम दे दिया C, और मैंने बोला कि ABC एक ट्राइंगल है और इसके अंदर की तरफ मैंने एक सर्कल बना दिया, इसके अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया जो तीनों की तीनों साइड को क्या कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है। एक सर्कल मैंने इस तरीके से बना दिया, तो हमने कहा ABC एक ट्राइंगल है और इसके अंदर आपने एक सर्कल कुछ इस तरीके से बना दिया। एक सर्कल मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। ध्यान से जवाब देना, क्वेश्चन को समझो पहले कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम मैंने बनाया और इसके अंदर मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। आप समझ लेना, डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं बना, आप मान लेना कि ये बन गया। तो हमने कहा ये एक सर्कल हमने इस तरीके से बना दिया। ABC एक ट्राइंगल है और एक सर्कल आपने बनाया। मान लेते हैं ये जो सर्कल है इस वाली साइड को कहाँ पे टच कर रहा है, P पे टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है P पर, और मान लो यहाँ पे टच कहाँ पे कर रहा है, Q पर, और ये सर्कल यहाँ पे टच कहाँ पे कर रहा है, R पे टच कर रहा है। अब मेरी बात को सुनने और समझने की कोशिश करना और आप आंसर देना। मैंने कहा एक ट्राइंगल ABC है, मान लेते हैं AB का मान आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, AB का मान आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर,
BC का जो मान है ये आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। आगे बात करें और मान लो AC का जो मान है ये आपको दे रखा है 17 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ये तीनों की तीनों बातें क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, दे रखी है आपको। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। क्वेश्चन मेरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि ABC एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे रखी है। AB का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 15 सेंटीमीटर एंड AC का वैल्यू 17 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। और आपसे पूछा है कि बताइए AR, आपसे पूछा कि बताइए AR प्लस आपसे क्या पूछा PB, बताइए AR प्लस PB का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। बताइए आंसर क्या बनेगा। मैं कमेंट आपके पढ़ रहा हूं, आप ट्राई करके बता दो कि आंसर क्या बनेगा। दोबारा क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, मैंने बोला ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दे रखी है। AB का मान आपको 15 दे रखा है, BC का मान आपको 15 दे रखा है, AC का मान आपको 17 दे रखा है। आपसे पूछा है कि AR प्लस PB, A से लेके R AR और P से लेकर B PB, बताइए AR प्लस PB का मान कितना होगा। जरूरी नहीं कि यही पूछा जाए, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या बनेगा। ध्यान रखिएगा, तीन बातें मैंने आपको अभी पढ़ाई है और इन तीनों बातों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आगे हम बहुत सारी बात करेंगे और ध्यान रखिए जो मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉइंट आप कहीं भी पढ़ के देख लेना, आपको उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। यदि हमने सिमिलरिटी पढ़ा है तो सिमिलरिटी आगे भी काम में आता रहेगा। आज हम इन सेंटर को शुरू करने जा रहे हैं। अभी मैंने इन सेंटर शुरू नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ आपको एंगल बाइसेक्टर होता क्या है ये समझाने की कोशिश करी है और एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड तीन बातें मैंने आपको पढ़ाने की और समझाने की कोशिश करी है। चलिए इसको ट्राई करता है। एक बच्चे ने आंसर दिया 14.5, एक ने आंसर दिया 13.5। तो चलो चेक करते हैं कि आंसर क्या बनेगा। सबसे पहली बात आप मुझे ये बता देना, तीनों साइड आपको दे रखी है, आप तो ये बता दो क्या ये जो A से लेकर P है और जो A से लेके R है क्या ये दोनों बराबर होंगे क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, अभी भी मैंने पढ़ाया था कि सर्कल के बाहर यदि कहीं पर भी कोई बिंदु है तो ये सर्कल है और सर्कल के बाहर बिंदु A है तो इससे डाली गई टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। तो आप मुझे बताओ यदि ये x होगा क्या ये भी x होगा क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा होगा, पहली बात होगी। उसी तरह मैं आगे बात करूं, यदि मैं आपसे ऐसे बोलूं कि आप बताओ दोस्तों क्या ये साइड और ये साइड बराबर होगी क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बराबर होगी, क्योंकि हमने ये पढ़ाया था कि सर्कल के बाहर यदि कहीं पर भी कोई बिंदु है तो उस बिंदु से खींची गई टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो आप मुझे बताइए यदि B से लेकर P तक y है, यदि B से लेकर P तक y है तो क्या B से लेकर Q तक भी y होगा क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर y हो जाएगा। उसी तरह हम आगे बात करें, आप मुझे बताइए कि क्या C से लेके R और C से लेके Q भी बराबर होगा क्या। तो आप बोलेंगे बिल्कुल बराबर होगा। यदि ये Z है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, Z हो जाएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, A से लेकर B AB, हमने कहा A से लेकर B AB प्लस आगे B से लेकर C BC, तो हमने कहा B से लेकर C BC प्लस आगे बात करें C से लेकर A AC। बताओ क्या इन तीनों का टोटल आपको मालूम है क्या। आप बोलेंगे बिल्कुल मालूम है। AB का मान कितना है 12, आगे बात करें BC का मान कितना है 15, आगे बात करें AC का मान कितना है 17। बताइए 7 5 12 2 14 4 1, क्या ये 44 आ गया है क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर पेरीमीटर मेरे को दे रखा है कि पेरीमीटर 44 है। चलिए आगे बात करते हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों कि AB का मान कितना है। आप बताइए A से लेकर B का मान क्या x प्लस वाई होगा क्या। तो आप लिख सकते हो, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं x प्लस मैंने क्या लिख दिया y, तो ये काम आपने कर दिया। आगे बात करें प्लस BC, बताइए BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, BC की जगह लिख सकता हूं मैं y प्लस z, तो y प्लस z मैंने लिख दिया। प्लस आगे AC की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, तो मैं बोलूंगा AC की जगह लिख सकता हूं मैं x प्लस z। और बताइए तीनों के तीनों मिला के किसके बराबर है,
44 के बराबर है। हमने कहा ए बी का मान कितना है, एक्स प्लस वाई, बी सी का मान कितना है, वाई प्लस जेड, और ए सी का मान कितना है, एक्स प्लस जेड। तीनों को ऐड करो, एक्स 2 बार, वाई 2 बार, जेड 2 बार, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या 44 आ रहा है क्या। तो जब यहां से 2 हटाएंगे तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा ये बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 22 हो जाएगा। इसको मैंने बोला ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। अब ये बताइए, यदि मैं आपसे बोलूं कि ए बी का मान कितना है, तो आप बताओ ए बी हमने किसको बोला हुआ है, ए से लेकर बी हमने किसको बोला हुआ है, x प्लस वाई को बोला हुआ है। तो x प्लस वाई का मान 12 हमको दे रखा है। आगे बात करें BC का मान कितना है, तो BC का मान y प्लस जेड हमको दे रखा है। आगे बात करें AC का मान कितना है, तो AC का मान x प्लस जेड आपको दे रखा है। अब जरा निकालना शुरू करते हैं यहां से। आप मुझे बताइए, जब x प्लस वाई प्लस जेड 22 के बराबर है और x प्लस वाई 12 के बराबर है, ये 12 के बराबर है, तो क्या z का मान 10 आ जाएगा क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर, z की जो वैल्यू आएगी वो तो 10 आ जाएगी। यहाँ पर क्यों आ जाएगी, समझ में आ रहा होगा। जब आपको x प्लस वाई प्लस जेड का मान 22 मिल गया और x प्लस वाई 12 के बराबर है, 22 में से ये 12 गया तो क्या 10 बचेगा क्या, तो z का मान 10 आ जाएगा। आगे बात करें y प्लस जेड 15 के बराबर है, ये y प्लस जेड जो है ये 15 के बराबर है, तो x का मान क्या 7 आ जाएगा क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर, x का मान 7 आ जाएगा। आगे बात करें हम लोग, x प्लस जेड 17 के बराबर है, x प्लस जेड 17 के बराबर है, तो 17 में मैं क्या जोड़ू कि 22 आ जाए, क्या y का मान 5 आएगा क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर 5 आएगा। क्या तीनों वैल्यू आपको मिल गई क्या। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए आप आंसर निकाल सकते हो। तो चलो चेक करते हैं हम लोग। आप मुझे बताइए दोस्तों, x का मान कितना है 7, तो ये रहा 7, ये x का मान कितना है 7, तो ये रहा 7। आगे बात करें y का मान कितना है 5, तो ये रहा 5, y का मान कितना है 5, तो ये रहा 5। आगे बात करें हम लोग, z का मान कितना है 10, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10। आप बताइए z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10। सब कुछ हमारे पास है। आपसे क्या पूछा है, AR प्लस PB का मान क्या होगा। आप बताइए A से लेके R का मान क्या 7 है क्या, तो आप बोलेंगे AR का मान तो 7 है। P से लेकर B, PB का मान क्या 5 है क्या, तो बिल्कुल 5 है। तो 7 और 5 क्या 12 आंसर आ जाएगा क्या। तो अपना जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों वो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर 12 बन जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं 3 बातें आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। वो तीनों बातें कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात मैंने आपको ये समझाया कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो हमने कहा ऐसी कोई भी लाइन जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। ऐसी कोई भी लाइन जो किसी कंप्लीट एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं या कोण समद्विभाजक कहते हैं। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आप कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए। हमने कहा एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आप कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट से एंगल बनाने वाली साइड्स पे लंब डालिए। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करा और सिमिलरिटी से मैंने ये प्रूव करा कि ON बराबर OM होता है। मतलब सर्कल के बाहर यदि कहीं पर भी कोई बिंदु है तो खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। फिर हमने ये प्रूव करा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होता है। ये 2-3 बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, जब भी सर्कल के बाहर कोई बिंदु है और उसको यदि हम सेंटर से मिला दे तो ये थीटा थीटा बराबर है, ये दोनों भी एंगल क्या है यहाँ पर बराबर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आप देखिए ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, ये कंप्लीट एंगल 2 थीटा बन रहा है। आगे बात करें यहाँ पर जो ये कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल ये कितना बन रहा है 180 माइनस 2 थीटा बन रहा है। जब आप इन दोनों का सम करोगे तो ये कट जाएगा, तो एंगल का सम क्या 180 आ गया क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर 180 आता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी कोई सर्कल हो, मान लो आप ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहां से। क्वेश्चन क्या बनेगा, कोई भी सर्कल आपको दे दिया जाए, आपको मान लो मैंने कहा कि ये एक सर्कल है, हमने बोला कि ये सर्कल में भी पढ़ेंगे इसको हम लोग कि ये कोई सर्कल है यहाँ पर इस तरीके से, इसके बाहर कोई पॉइंट है यहाँ पर, मान लो पॉइंट कौन सा है P है, तो P से मैंने क्या करा, ये इसकी टेंजेंट है PA,
और ये इसकी टेंजेंट है क्या है यहाँ पर पीबी। तो हमने ये प्रूव करा कि पीए जो है पीबी के बराबर होती है, पहला पॉइंट। फिर मैंने आपको क्या कहा कि यदि इस पी को सेंटर से मिला दिया जाए, मान लो ये सर्कल का सेंटर है यहाँ पर, यदि मैं इस पी को इस सेंटर से मिला दूंगा तो ये एंगल जो होगा और ये जो एंगल होगा ये बराबर होगा। उसी तरह यदि मैं इसको मिला दूं यहाँ से और इसको मैं मिला दूं यहाँ से, तो हमने कहा कि ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा ये भी बराबर होगा और इन दोनों का सम 180 होगा। यदि मान लो मैं आपको ऐसे दे दूं कि ये 25 है, यदि ये 25 है तो ये भी 25 होगा और 25 और 25 50 है तो ये पूरा 130 होगा, तो ये होगा 65 और ये कितना होगा दोस्तों 65। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनता है एग्जाम के अंदर कि जब भी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, सर्कल के एक्सटर्नल यदि कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से सर्कल पे खींची गई टेंजेंट, सर्कल पे डाली गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, पहली बात। दूसरी बात ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल बनेगा ये और यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल बनेगा ये, इन दोनों का सम 180 होता है और ये जो लाइन होती है बाइसेक्टर होती है, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर भी होगा और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर भी होगा। तो ये पॉइंट आप अपनी मेमोरी में जरूर रखिएगा। चलिए आगे हम इन सेंटर को शुरू करें, उससे पहले एक बात मैं आपको और समझाना चाहूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। एक थ्योरम होती है, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक थ्योरम होती है, ये थ्योरम आप याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये सारी तैयारी हम लोग इन सेंटर के लिए कर रहे हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जितनी भी बातें हम लोग अभी कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी बातें हम लोग अंतः केंद्र को समझने के लिए कर रहे हैं, इन सेंटर को समझने के लिए कर रहे हैं। आगे हम कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आप सभी लोगों के कमेंट देखना चाहूंगा कि क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या। फटाफट से कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए यस और नो में कि अब तक जो मैंने आपको ये पढ़ाया ये बातें आपको क्लियर है ना, क्योंकि ये क्लियर होगा तभी आप आगे चीजें समझ पाओगे, अदरवाइज चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो फटाफट से कमेंट करिए और बताइए कि क्या यहां तक की चीजें समझ में आ गई क्या। फटाफट से कमेंट करिए। फटाफट से सब बच्चे कमेंट करिए यस, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। ध्यान रखना, अब हम एक थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर इन सेंटर की बात करते हैं। हमने बोला एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हमने बोला एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये आपको याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हिंदी में बात करें कोण समद्विभाजक प्रमेय। और ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यहाँ पर थ्योरम क्या है पहले मैं कंक्लूजन बता देता हूं, फिर आती कैसे चीजें वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ध्यान से सुनना दोस्तों। मान लो मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि ये कोई ट्राइंगल है, हमने बोला कि मान लेता है ये यहां पर कोई ट्राइंगल मैंने बना दिया। ट्राइंगल मैंने कहा ये कौन है ए, ये कौन है यहाँ पर बी और ये कौन है यहाँ पर सी। किसी भी एंगल का बाइसेक्टर ले लो। मान लो मैंने क्या ले लिया, ये जो एंगल ए है ना, ये एंगल ए, इसका मैंने बाइसेक्टर ले लिया, तो ये एडी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। हमने कहा ये जो ए से लेकर डी है, ये जो एडी है ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये जो रेड वाली लाइन है ना, इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके आ रही है। यदि ये मैं कह दूं कि ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी क्या होता है यहाँ पर थीटा होता है। तो थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुनना, जब किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट तो हो गया बीडी और एक पार्ट क्या हो गया डीसी। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है ना, ये जो बीडी है और ये क्या है यहाँ पर डीसी है, तो बीडी और डीसी में जो अनुपात होगा, ध्यान रखिएगा, किसी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले आप इस बात को रट लीजिए, इस बात को आप समझ लीजिए कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, दो सेगमेंट में डिवाइड करेगा। एक पार्ट कौन सा हो गया बीडी और एक पार्ट कौन सा हो गया डीसी। तो बीडी और डीसी में जो अनुपात होता है ना, वो अनुपात किसके बराबर होता है, इस एंगल बनाने वाली साइड्स का रेशो होता है। तो ये साइड कौन सी है ए बी और ये साइड कौन सी है ए सी। तो हम ये कह देंगे यहाँ पर कि ए बी
और AC में जो अनुपात होगा ना, वही अनुपात इन दोनों में होगा, तो हम बोलेंगे अनुपात AB और क्या होगा यहाँ पर AC। इतनी सी कहानी है और इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस थ्योरम को हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी बनी कैसे, ये आई कैसे, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप इसको दिमाग में चिपका लीजिए, सेट कर लीजिए, क्योंकि हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। आप बताइए एंगल बनाने वाली साइड्स कौन सी है, एक तो AB है और एक AC है। तो जो अनुपात AB और AC में होगा वही अनुपात BD और DC में होगा। यही वो थ्योरम है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। दोबारा सुनना और फिर हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि चीज बनी कैसे है। ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे अच्छे। ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। जो अनुपात AB और AC में होगा वही अनुपात BD और किस में होगा, यहाँ पर DC में होगा। क्यों होता है ऐसा, ध्यान से सुनना। ऐसा होता क्यों है, ये समझने के लिए आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, मान लो एक ट्राइंगल है यहाँ पर, अब सुनना दोस्तों ध्यान से। हमने बोला ये एक ट्राइंगल मैंने बना दिया ABC, ये एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से ABC। तो ये एक ट्राइंगल बना दिया सबसे पहले, इसको हमने एक बोला A, इसको हमने बोल दिया B, इसको हमने बोल दिया यहाँ पर C। और हमने कहा एंगल A का जो बाइसेक्टर है, एंगल A का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर एंगल A का है। तो बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा दोस्तों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट वाली साइड को कहां काट रहा है, D पर मिल रहा है, तो D पे काट रहा है। अब मैंने इसको आगे जानबूझ के बढ़ा दिया, इस लाइन को मैंने जानबूझकर आगे बढ़ा दिया, और आगे बढ़ाने के बाद इस लाइन पर एक बिंदु इस तरीके से लिया। वो बिंदु कहां पे भी, यहां पे भी हो सकता है, वो यहां पे भी हो सकता है। इस एंगल बाइसेक्टर को मैंने आगे बढ़ा दिया, और आगे बढ़ाने के बाद इस एंगल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट मैंने जानबूझकर ऐसा लिया कि जब मैं उसको C से मिलाऊं ना, जब मैं उस पॉइंट को किससे मिलाऊं, यहाँ पर C से मिला दूं। यहाँ पर मान लो पॉइंट कौन सा है, E है, तो जब मैं उसको E से मिलाऊं तो ये वाली जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों पैरेलल हो जाए, दोनों क्या हो जाए दोस्तों, समानांतर हो जाए। जानबूझकर मैंने ये काम करा कि एंगल बाइसेक्टर जो है, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, और आगे बढ़ाने के बाद में इस बाइसेक्टर पे जानबूझकर एक ऐसा पॉइंट लिया कि जब मैं उसको C से मिलाऊं तो C से मिलाने वाली जो लाइन होगी ये वाली, और ये जो लाइन है ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, समानांतर हो जाए। अब देखो ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो क्या यहाँ पर एक जेड बन रहा है क्या, ऐसे आप देखिए ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों समानांतर रेखा है, और यहाँ पे एक जेड बन रहा है। जब जेड बनेगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर होगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर, यदि ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल थीटा हो जाएगा। अब एक और बात करते हैं, ध्यान से सुनना। आप मुझे बताइए कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्या, यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि हमने आपको ये पढ़ाया था कि जब भी कोई दो स्ट्रेट लाइन काटती है तो अपोजिट एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यदि ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा हो जाएगा। अब एक बात देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, ये थीटा, ये थीटा, ये अल्फा, ये अल्फा, दो एंगल आप बराबर कर चुके हो। तो आप बताइए कि जो बचा हुआ एंगल होगा ये और बचा हुआ जो एंगल होगा ये, क्या ये दोनों भी बराबर होंगे क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि जब दो ट्राइंगल में दो एंगल आप बराबर कर चुके हो तो बचा हुआ तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो हम कह देंगे यदि ये 50 है तो ये भी 50 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 50, ये 60 और ये 70 होगा। आप बताओ उसी तरीके से ये 70 है तो ये भी 70 होगा, मतलब ये बीटा है मान लो, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा बीटा हो जाएगा। तो आप बताओ एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, क्या दोनों सिमिलर हो गए क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल सिमिलर हो गए। तो आप बताओ इसमें अल्फा के सामने कौन है, ए बी। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसमें अल्फा के सामने कौन है, ए बी, और इसमें अल्फा के सामने कौन है, सी ई। तो ए बी और सी में जो अनुपात होगा वही अनुपात, इसमें थीटा के सामने कौन है, बी डी, तो हमने कहा थीटा के सामने कौन है, बी डी, और इसमें थीटा के सामने कौन है, डी सी।
तो वही अनुपात बीडी और डीसी में होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? अब एक और बात ध्यान से सुनना, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ए सी और ई को ध्यान से देखिए। यदि मैं इसको एक बार अलग से बना दूं, आप देखिए, यदि मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा अलग से बना दूं समझाने के लिए, तो इस ट्राइंगल को मैंने अलग से बना दिया। इसका नाम कौन है? ए, ये ए है। आगे बात करें, ये कौन है? यहाँ पर सी है। और ये कौन है? यहाँ पर ई है। ये एंगल कितना है हमारे पास? थीटा है। ये एंगल भी कितना है हमारे पास? थीटा है। आप बताओ, एक थ्योरम आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि जब भी किसी ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड, इसके अपोजिट में ये साइड और इसके अपोजिट में ये साइड बराबर होती है, तो सीई जो है वो एसी के बराबर होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन सीई की जगह में क्या यूज कर सकता हूं? ए सी। आगे बराबर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? बी डी अपॉन क्या बना है यहाँ पर? डी सी। तो ये यहाँ पे प्रूफ होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको एंगल बाई सेक्टर थ्योरम का प्रूफ यह होता है कि ए बी और ए सी में जो अनुपात होगा वही अनुपात बी डी और डी सी में होता है। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि क्यों होता है, लेकिन आपको आता होगा तो अच्छी बात होगी। लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने में सिर्फ इतनी सी बात हमारे काम आएगी कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का बाइसेक्टर जो होता है वो अपोजिट साइड को, वो सामने वाली साइड को एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशियो में क्या करता है दोस्तों? डिवाइड करता है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे ले रहा हूं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आप ट्राई करके बता दो दोस्तों कि आंसर क्या बनेगा। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए सब लोग फटाफट से। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप ट्राई करके बताइए ताकि हम लोग इन सेंटर की बात करें। फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी, पहले तो एबीसी बना लो, एक ट्राइंगल बना लो एबीसी। जैसा कह रहा है ना वैसा करो, ज्योमेट्री का सिंपल उसूल है, जो कह रहा है बनाते चलिए, आंसर झक मार के आएगा। ज्योमेट्री का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, यदि आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। आप सभी क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हो। ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एक ट्राइंगल है, यहाँ पर इसको नाम दे दिया ए बी और क्या दे दिया दोस्तों हमने? सी दे दिया। यहाँ पर एबीसी का कोण समद्विभाजक, त्रिभुज एबीसी में एडी जो है ना, एडी, एबीसी का कोण समद्विभाजक एडी है। आप बताओ इसका कोण समद्विभाजक एडी है यहाँ पर, तो एडी बनाओ पहले तो मैंने ये एंगल ए है और एडी इसका बाइसेक्टर है। एडी जो है इसका कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। यदि ये एंगल बाइसेक्टर है मतलब ये एंगल थीटा है, तो क्या ये भी थीटा होगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसा होगा। आगे बात करें, बीडी और डीसी में अनुपात 2:3 का है। ये रहा बीडी और ये डीसी, दोनों में अनुपात आपको 2:3 का दे रखा है। साइड में लिख देता हूं इसको मैं, एक तो बीडी और क्या है यहाँ पर? डीसी। तो बीडी और डीसी में अनुपात आपको कितना दे रखा है दोस्तों? 2:3 का दे रखा है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो बीडी है और ये जो डीसी है, इन दोनों में अनुपात हमें 2:3 का दे रखा है। यदि ए बी का मान 7 है तो ए बी का मान आपको 7 दे रखा है, ए बी का मान आपको 7 यहाँ पे दे रखा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ए सी, एक तो ए सी और एक कौन है यहाँ पर? बी सी का अनुपात आपसे पूछा हुआ है कि आंसर क्या बनेगा। अब आप कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, पहले तो ध्यान से सुनना, क्या आप इसका आंसर बता सकते हो क्या? तो हम चेक करते हैं एक बार, काफी सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर आप मुझे बताइए कि हमने अभी भी आपको क्या पढ़ाया था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या थी? तो हम बोलेंगे ए डी, ध्यान रखना बीडी और डीसी का वैल्यू नहीं दे रखा, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बीडी और डीसी का वैल्यू नहीं दे रखा, बीडी और डीसी का रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है। यदि मैं ऐसे बोल दूं कि बी से लेकर डी तक 2x है, तो बोलेंगे 2x है यहाँ पर। तो आप बताओ डी से लेकर सी तक क्या कितना होगा? 3x होगा क्या? तो ये 3x हो जाएगा। वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, आपको रेशियो दे रखा है, और आप यही गलती एग्जाम में कर देते हो। ध्यान रखिएगा, बीडी और डीसी की वैल्यू नहीं है। आपको यदि मैं ऐसे बोलूं कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की इनकम का रेशियो 1:2 है, तो इनकम नहीं दे रखी, आपको रेशियो दे रखा है। तो इनकम पता नहीं उनकी कितनी है,
आपको तो अनुपात पता है। तो यहां भी आपको बीडी और डीसी की वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको बीडी और डीसी का अनुपात दे रखा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कि ये एंगल बाइसेक्टर है, बीडी और डीसी का अनुपात कितना है, 2-3 है, ए बी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो आप पहले तो ये देखो, मैंने आपको पढ़ाया क्या था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है कि जो अनुपात एंगल बनाने वाली साइड्स का होगा वही अनुपात इनका होगा। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था ए बी, अब ये भी मैंने पढ़ाया ए बी अपॉन, तो ए बी अपॉन क्या है, ए सी। ए बी और ए सी में जो अनुपात होगा वही अनुपात किसमें होगा, बीडी में, और किसमें होगा यहाँ पर, डीसी में होगा। क्या मैंने ये आपको पढ़ाया था क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर यही आपने पढ़ाया था। आप बताइए ए बी का वैल्यू कितना है, 7, तो ए बी का वैल्यू 7 है, ए सी का वैल्यू मालूम नहीं है, तो ए सी का वैल्यू मालूम नहीं है। आगे बताओ बीडी का वैल्यू कितना है, 2x, तो बीडी का वैल्यू 2x है। आगे बताइए डीसी का वैल्यू कितना है, 3x है, तो ये 3x है, x से x गया। आप बताओ AC का मान कितना बना, तो आप बोलेंगे सर AC का मान 21/3 बनेगा। तो हमने कहा AC का मान 21/3 हो गया। तो आप बताओ क्या AC निकाल लिया क्या? तो AC का मान 21 बाई कितना बन गया, 3 बन गया। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। आगे बात करें, AC और BC का अनुपात पूछा है। अब तो AC किसके बराबर है, 21/3 के बराबर है। आगे अनुपात BC किसके बराबर है, तो BC का मान 5x के बराबर है, तो 5x के बराबर है। तो ये x अननोन फिगर है, तो आप यहाँ पे रेशो निकाल सकते हो क्या? तो बोलेंगे कांट बी डिटरमाइन, हम बोलेंगे यहाँ पर कांट बी डिटरमाइन, हम ऐसा नहीं पता कर सकते। तो अपना जो आंसर है 90% बच्चे इसका आंसर सी करके आएंगे, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो आंसर नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये AC का मान तो निकाल लिया आपने। यदि हमसे AC का मान पूछा होता ना, बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे AC का और BC का अनुपात पूछा हुआ है। अब AC का वैल्यू तो पता है हमें, BC का वैल्यू कहां पता है, BC का तो रेशो पता है हमें, वैल्यू थोड़ी पता है। तो आप कह देंगे कांट बी डिटरमाइन, ये ऑप्शन यहां पे बनेगा आपका कि कांट बी डिटरमाइन, हम लोग नहीं निकाल सकते। तो अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों, वो आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। हाँ, यदि आपको ये 2 सेंटीमीटर दे रखा होता ना, और ये आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा होता, यदि आपको ये 2 दे रखा होता और ये आपको यदि 3 दे रखा होता ना, तो फिर हमारा आंसर कौन सा बन जाता, यहाँ पर सी ऑप्शन बन जाता। लेकिन अभी आपको वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको रेशो दे रखी है, तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा कि ये तो एक्यूरेट फिगर है बट ये x की टर्म में है, तो बोलेंगे कांट बी डिटरमाइन, हम बोलेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों, वो आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। ध्यान रखिएगा, यदि ये ऐसे होता ना 2 सेंटीमीटर और ये दे रखा होता 3 सेंटीमीटर, तो फिर आंसर ये सही हो जाता, क्योंकि फिर क्या हो जाता, AC का वैल्यू तो 21/3 है और आगे BC का वैल्यू कितना हो जाता, 5 हो जाता। इसको सोल्व करेंगे तो 21 और कितना, ये बना 21/2, ये 21/2 है, सॉरी है ना, ये कितना है दोस्तों यहाँ पर 21/2 है, ये 21 बटा कितना है यहाँ पर 2 है, ये 21 बटा कितना है यहाँ पर 2 है। तो आप बताओ यदि ये रेशो नहीं होता तो हम बोलते AC का मान तो 21/2 है, AC जो है यहाँ पर AC का मान तो कितना है 21/2 है यहाँ पर, और आगे ये क्या बन जाएगा 10, तो यहाँ पे काटो इसको आप, 21 10 हमारा आंसर आ जाता, तो फिर हमारा आंसर ये हो जाता। लेकिन अभी के लिए आंसर क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइन। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, अगला करके बता दो क्या आंसर क्या बनेगा, बहुत आसान है ये तो बहुत सिंपल है, ये तो फटाफट से करके बता दीजिए कि आंसर क्या बनेगा। बिल्कुल मैंने करेक्ट कर लिया सुमन जी, वो 21/2 ही होगा, लेकिन 21/2 भी होगा ना तो आप लोग AC का और BC का रेशियो नहीं बता सकते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ध्यान रखना क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त है। तो पहले तो त्रिभुज बना दे हम लोग, पहले तो एक ट्राइंगल बना ले हम लोग। तो ये ट्राइंगल है, मान लो यहाँ पर ये ट्राइंगल ABC। सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया। ट्राइंगल कौन है दोस्तों, यहाँ पर A, ये कौन है यहाँ पर B, और ये कौन है यहाँ पर C। किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त बना दो। तो अंदर वृत्त ऐसे मत बना देना कि अंदर वृत्त बना दिया, आप टच करते हुए बनाना हमेशा जब भी बात करें। तो इसके अंदर हमने एक सर्कल इस तरीके से बना दिया।
इस त्रिभुज के अंदर आपने एक सर्कल कुछ इस तरीके से बना दिया, ये सर्कल बन गया हमारा। अब इस सर्कल के बारे में क्या कह रखा है, तो बोला है त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त है, वह एबी बीसी और एसी, एबी बीसी और एसी को कहां का टच कर रहा है, पी क्यू आर पर। तो ये जो बिंदु है यहाँ तो पी पे टच हो रहा है, ये बिंदु क्या है यहाँ पर क्यू पे टच हो रहा है, और ये कहां पे टच हो रहा है, आर पे टच हो रहा है। आगे बात करें, ए आर का मान 5 है। अब आप सुनिए, ए आर का मान 5 है, आप मुझे बताओ क्या ये 5 है, तो क्या ये भी 5 होगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 5 होगा, ये तो आंसर आ जाना चाहिए आपका। आगे बात करें, आरसी का मान 6 है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि यदि ये 6 है यहाँ पर, तो क्या ये भी 6 हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 6 हो जाएगा, क्योंकि सर्कल के बाहर यदि कोई बिंदु है तो उससे सर्कल पे खींची गई टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। तो ये 5 तो ये भी 5, ये 6 तो ये भी 6। आगे बात करें, ए बी का मान 12 है। आप मुझे बताइए, जब ए बी का मान 12 है, 12 में से ये 5 है, तो क्या ये 7 बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे ये 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, एबीसी का परिमाप ज्ञात करो। बताओ, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की बाउंड्री। तो 7 और 5 कितना बन गया, 12, 7 और 6 कितना बन गया, 13। आगे बात करें, 6 और 5 कितना बन गया, 11। सोल्व करो, 3 2 5 1 6, और कितना बना, 36। तो बिल्कुल सही आंसर स्क्रीन पे आ रहे हैं। हमारा जो पेरीमीटर होगा वो पेरीमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको आंसर किया। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करके बता दीजिए कि आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। पहले आप फटाफट से पढ़िए और आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, इन ट्राइंगल एबीसी एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल ए को 2 बराबर भागों में बांटता है। एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो एक ट्राइंगल बना ले हम लोग। ये एक ट्राइंगल हमने बना लिया ऐसा। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, एबीसी। इसको मैंने बोला ए, इसको हमने बोला बी, इसको हमने बोला सी। पहली बात आपने कंप्लीट कर ली। आगे चलता है, एडी एंगल ए को 2 बराबर भागों में बांटता है। एडी जो है इस पूरे के पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये रहा एडी। तो हमने कहा ये एडी हो गया। 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा। तो क्या ये एंगल बाइसेक्टर है क्या, बिल्कुल सही है। आगे बात करें, बीसी का मान ए है। तो ये जो बीसी है ना पूरी की पूरी, इसका मान ए दे रखा है आपको। बीसी का मान आपको ए दे रखा है आपको। एसी का मान कितना है, बी। एसी का मान आपको बी दे रखा है, तो ये बी दे रखा है। आगे बात करें, ए बी का मान कितना है, सी। ए बी का मान आपको सी दे रखा है। तो आप बताइए डीसी का मान कितना होगा। तो आपसे ये पूछा है कि जो डीसी है ना, ये डीसी, इस डीसी का मान कितना होगा। आप सबसे पहले तो ये बताइए, हमने आपको अभी भी क्या पढ़ाया था कि ए बी और एसी में जो अनुपात होगा वही अनुपात इन दोनों में होगा। तो आप बताओ इन दोनों में अनुपात कितना होगा, सी अनुपात बी होगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। आप कह देंगे हाँ सर बिल्कुल आपने ये पढ़ाया था। हमने कहा था ए बी और एसी में जो अनुपात होगा वही अनुपात बीडी और डीसी में होगा। तो आप बताइए ए बी और एसी में अनुपात सी बी का है, तो इन दोनों में भी सी बी का अनुपात होगा। पूरे को तोड़ दो सी बी में। आप बताओ पूरी की पूरी कितनी है, ए है। पूरी की पूरी कितनी है दोस्तों, ये ए है। ए को आपको किस रेशियो में तोड़ना है, इसको हम सी अनुपात बी में तोड़ेंगे। तो आप मुझे बताओ ये वाला हिस्सा कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये होगा बी अपॉन नीचे टोटल कितना बनेगा, बी प्लस सी, और इंटू किसको तोड़ रहे हैं हम लोग, ए को तोड़ रहे हैं। तो बताओ आंसर क्या बनेगा, ए बी अपॉन क्या बनेगा, बी प्लस सी बनेगा। बताओ क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो हम बोलेंगे हाँ सर ए बी अपॉन बी प्लस सी। अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ए बन जाएगा। ध्यान रखिए तोड़ते कैसे, ये तो आपको पता ही है भाई, रेशो में पढ़ा है आपने इसको। तो यदि मैं आपको ऐसे कहता कि 30 है यहाँ पर 30, ये मैं ऐसे कहता कि 35 है यहाँ पर, और मुझे इसको 3 2 में तोड़ना है, 3 अनुपात 2 में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे। ये हिस्सा कितना होगा, हम बोलेंगे 3 है, टोटल 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 3/5 किसका करेंगे 35 का। आगे बताओ ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 है, टोटल कितना है 5 है, तो 2/5 किसका है 35 का। तो हम ऐसे ही तो तोड़ते हैं इसको, तो वही काम मैंने यहाँ पे करा। आप मुझे बताइए सबसे पहले तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, कि जो अनुपात ए बी में और ए सी में होगा, तो आप मुझे बताइए दोस्तों ए बी और ए सी का अनुपात क्या सी और बी है क्या, तो इन दोनों का अनुपात भी तो सी और बी होगा। ये पूरी वैल्यू ए दे रखी है आपको, तो ए को तोड़ दीजिए आप,
ये आपको दे रखा है ए, ये पूरी ए दे रखी है। ए को आप किस अनुपात में तोड़ दीजिए, तो ए को हम तोड़ देंगे सी अनुपात बी में, तो सी अनुपात बी में तोड़ देंगे। चलो तोड़ो एक बार इसको, क्या टूटेगा सी अपन नीचे क्या बनेगा बी प्लस सी इंटू क्या करूंगा मैं ए, ये वाला पार्ट आ गया एक, तो ये पार्ट तो बी से लेके डी का है, तो ये पार्ट तो बी डी आ गया। आगे बात करेंगे हम लोग, डी से लेके सी का मान कितना होगा डी सी। अब तो ये वाला हिस्सा कौन सा है बी, तो बोलेंगे बी अपन टोटल कितना है नीचे बी प्लस सी, और किसको तोड़ रहे हैं ए को तोड़ रहे हैं, तो अपना आंसर ए बी अपॉन बी प्लस सी, आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करके बता दो फटाफट से कि आंसर क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन फटाफट से करके बताइए किस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। त्रिभुज एबीसी की भुजा 6, 7 और 8 है। सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक, जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने सबसे बड़ा एंगल होगा। सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो खंडों में डिवाइड करता है, तो छोटे वाले खंड की लंबाई याद करो। सबसे बड़े एंगल का बाइसेक्टर लेना है अपने को। जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी, जो सबसे छोटी साइड है उसके सामने छोटा एंगल, और बड़ी साइड है तो उसके सामने क्या होता है दोस्तों बड़ा एंगल होता है। ये क्यों होता है ना, सारी बातें आगे चल के करूंगा मैं आपको। ज्योमेट्री हम बहुत टाइम लेके पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इतना दावा करता हूं, मैं आपसे इतना प्रॉमिस करता हूं कि यहाँ पे ज्योमेट्री पढ़ने के बाद आप दुनिया में कहीं भी ज्योमेट्री पढ़ लेना, आपको ज्योमेट्री का कोई चीज ऐसा नहीं जो हमने स्किप किया होगा, सारी चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये बोल रहे हैं सबसे बड़े एंगल का समद्विभाजक, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, सबसे बड़ी वाली साइड के सामने 8 के सामने होगा। तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ऐसा, ये एक ट्राइंगल मैंने इस तरीके से बना दिया। आप बताओ यदि मैं एक साइड को क्या बोल दूं यहां पर 6, इसको मैंने 6 बोल दिया, इसको मैंने 7 बोल दिया, तो सबसे बड़ी वाली को मैंने 8 बोल दिया। अब सबसे बड़ी वाली साइड के सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़े वाले एंगल का बाइसेक्टर लेना है, इसका बाइसेक्टर लेना है अपने को। मान लो इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दीजिए बी, इसको नाम दे दीजिए सी, और इसको नाम दे दीजिए डी। तो आप मेरे को बताइए कि ये जो है इन दोनों में अनुपात 6-7 का है, तो इन दोनों में भी अनुपात 6-7 का होगा क्या, तो आप बोलेंगे इन दोनों में भी अनुपात 6 और 7 का रहेगा यहाँ पर। तो ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला 6-7 में तोड़ दो इसको, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 6/7 और 6 कितना बना 13, तो 6/13 भाग किसका 8 का, तो 8 6 कितना बनेगा 48 बटा कितना बनेगा 13। तो हम कह देंगे यहाँ पर कि जो एंगल बाइसेक्टर है उसने सामने वाली साइड को दो खंडों में डिवाइड करा, हमें छोटे वाला खंड पता करना है, तो 48/13 हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, हमारा सी ऑप्शन आएगा। और बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हो। आंसर क्या बनेगा, यदि बड़ा छोटे खंड की लंबाई पूछिए तो 6, ये तो 6 है और ये 7 है, तो ये छोटा वाला खंड है, ये बड़ा वाला खंड है, ये शॉर्टर सेगमेंट है, ये लार्जर सेगमेंट है, तो शॉर्टर सेगमेंट कितना हो गया 48 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 13 बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप ट्राई करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में AB 7 है, BC 10 है, AC 8 है, AD जो है BAC का कोण समद्विभाजक है। डायग्राम बना लो पहले, तो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो ये रहा ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल बना लो। सबसे पहले तो इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, इसको नाम दे देते हैं हम लोग C। ABC एक ट्राइंगल है, AD एंगल बाइसेक्टर है BAC का, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो हमने कहा AD, ये यदि मान लो थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, तो ये एंगल बाइसेक्टर आपने बना दिया। AB का मान कितना है 7, बना लो एक बार। AB का मान कितना है 7, तो AB को मैंने 7 कह दिया, AB का मान तो 7 है। BC का मान कितना है 10, ये पूरा का पूरा जो मान है दोस्तों, ये BC का मान कितना है 10 दे रखा है आपको, ये 10 दे रखा है। आगे बात करें AC का मान कितना है 8 है, तो ये 8 है। तब आपसे पूछ रहा है कि बताओ BD की लंबाई क्या होगी। ये लंबाई आपको पता करनी है, B से लेके D की वैल्यू आपको पता करनी। मैंने आपको क्या पढ़ाई, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जो अनुपात इनमें होगा वही अनुपात इनमें होगा। तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे जो अनुपात होगा इन दोनों में अनुपात, क्या वो 7:8 हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 7:8 होगा। तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, तो क्या करेंगे, ये तो रहा 7, तो मैंने कहा 7 अपन नीचे 8 और 7 कितना बना 15, तो 7/15 किसका 7/15 10 का, तो इनटू क्या करेंगे 10, 5 से काटो 2, 5 से काटो 3, तो क्या 14/3 आ जाएगा क्या। और क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है। अपना आंसर क्या बनेगा 14/3 बन जाएगा। तो उम्मीद है
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको समझ में आई होगी। और याद रखिए दोस्तों, जब आपको एंगल बाइसेक्टर समझ में आएगा ना, तो इनसेंटर आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। और यदि आपने ये चीज नहीं पढ़ी हो ना, तो मैं रटवा दूंगा, मैं आपको रटवा दूंगा कि तीनों बाइसेक्टर जहां मिलते हैं इनसेंटर होता है। लेकिन समझना चाहते हो तो आपको आज वाली क्लास को दोबारा देखना पड़ेगा, आप इसको रिवाइज करिएगा और जो जो मैंने क्वेश्चन करे उसको आप खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको ये पढ़ाया एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो, उस बिंदु से एंगल बनाने वाली साइड्स पे डाले गए लंब की लंबाई बराबर होती है। सर्कल के बाहर यदि कहीं पर भी कोई बिंदु है, सर्कल के बाहर यदि कहीं पर भी कोई बिंदु है, तो उसे सर्कल पे डालेगी टेंजेंट की लंबाई भी क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। और हमने क्या पढ़ा है आपको कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 का होता है। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई है। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को कभी मत भूलना, क्योंकि आगे इन सेंटर में हम बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको एंगल बाइसेक्टर समझ में आएगा। कई बच्चे कह रहे हैं सर 11 बजे वाली क्लास, इस वीक आपकी 11 बजे वाली क्लास नहीं लगेगी। मेरे घर में मेरी भतीजी की शादी है, ये भी मैं टाइम निकाल के 1 घंटे के लिए आता हूँ। नेक्स्ट वीक से वो क्लासें मिलना आपको शुरू हो जाएगी। घर में कुछ शादी भी है और कुछ तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, तो आगे नेक्स्ट वीक से हम लोग प्रॉपर आपकी 11 बजे वाली क्लास भी शुरू कर देंगे। लेकिन आपका क्लास कंटिन्यू तब तक चलेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। डोंट वरी, परेशान मत होइए। लेकिन जो भी चीज हम आपको पढ़ा रहे उसको आप ईमानदारी से पढ़िए और घर जाके उसको नोट्स बना के पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। और कोई भी आपको लगे कि सर ये चीज आपने छोड़ दी है ज्योमेट्री के अंदर, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज की क्लास आपको कैसी लगी, या ज्योमेट्री में अभी तक की क्लास आपको कैसी लगी? क्या चीजें आपको समझ तो आ रही है ना? नहीं पता लगे कि मैं यूं ही बोला जा रहा हूं और आपको चीजें समझ में ही नहीं आ रही है, तो आप मुझे बताइए। यदि आपको लेवल ज्यादा लग रहा हो तो वो भी बताइए, हम उसको कम कर लेंगे। कम लग रहा हो तो वो भी बताइए, उसको हम ज्यादा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आप ध्यान रखिए और बहुत मेहनत करिए। हकीकत में आप जी जान से लग जाइए, थोड़े टाइम के लिए सब चीजें भूल जाइए और 6-7 महीने, साल भर आप पूरा दिल लगा के, पूरा मन लगा के, दोस्ती करके किताबों से आप पढ़ाई करिए। सिलेक्शन होगा आपका, लेकिन कुछ टाइम के लिए आप जो आराम वाली चीजें उसको त्याग दीजिए और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हकीकत में दोस्तों, यदि आपने 6 महीने बिल्कुल एक जैसे रूटीन में पढ़ाई कर ली ना कंटिन्यू बेसिस पे, तो सिलेक्शन आपका होके रहेगा। सिलेक्शन नहीं होता ना, तो आप लाइफ में इस काबिल बन जाओगे कि सर अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैं लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता हूं। लेकिन आपको चीजें टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।